बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान ने भी ये बात की थी, मुझे मजबूरन ये बात दोबारा कहनी पड़ेगी कि पाकिस्तानियों आप लोग बहुत सुस्त हो, आपको जगाने में बहुत टाइम लग जाता है, आप लोगों को बात समझ नहीं आती, आपके साथ भी ये रिक्शे वाले वाला सलूक होगा। मैं हर आम पाकिस्तानी को कहना चाहता हूं कि अगर आपने ये काया ना पलट दी, अगर आपने इनकी तबीयत दुरुस्त ना की, तो ये आपके साथ वही करेंगे जो उस रिक्शे वाले के साथ किया, उसकी बेटियों के साथ किया। वो 4 बेटियां सोग मना रही हैं, अशराफी की बेटियां जो हैं वो जश्न मना रही हैं। ये फर्क है जी, 2 अलग अलग दुनिया, 2 अलग अलग पाकिस्तान। पाकिस्तानी ना निकले और इस निजाम की बिसात को ना पलट दिया तो याद रख ले, मेरी बात लिख कर रख ले कि बारी बारी सबकी बारी। आप सबको एक दिन इस जुल्म का सामना करना पड़ेगा। पॉलिटिकल फेसेस बदलते रहेंगे, कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा। एस्टेब्लिशमेंट यही रहेगी, ये इंजॉय करती रहेगी, इनके बच्चे इंजॉय करते रहेंगे, ये दुनिया के महंगे तरीन इलाकों में जाएंगे, ये दुनिया की शानदार इंजॉयमेंट करेंगे बगैर किसी मेहनत के। मेहनत आप करेंगे, खाएंगे, ये इंजॉय करेंगे। बस मुझे यहां तक इस पे यही कहना था। खबरें हैं कुछ आपके साथ शेयर करता हूं। वजीर आज़म पाकिस्तान दोबारा IMF की मिन्नतें करने जा रहे हैं और IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनके साथ वजीर आज़म अब मुलाकात करेंगे, क्योंकि जो कारनामे शरीफ खानदान ने और जरदारी खानदान ने किया है उसकी कीमत पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री और सारे पाकिस्तानी चुका रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने नाकाबिले फहम किस्म के, अजीबो गरीब किस्म के, जब किसी को समझ भी नहीं आते उस तरह के LNG के महंगे तरीन मुआहदे कर लिए। इन्होंने मुआहदे करके LNG बहुत ज्यादा कीमत पर खरीद ली और बहुत लंबा मुआहदा कर लिया। अब आपका इस्तेमाल कम है, आपके पास LNG ज्यादा है। दुनिया में LNG सस्ती हो रही है, लेकिन आपने क्योंकि मुआहदे कर लिए तो आपको महंगी खरीदनी पड़ेगी। तो नवाज शरीफ साहब ने जो घटिया लंबे मुआहदे किए LNG के, वो पाकिस्तान की जड़ों में बैठ गए। फिर इन्होंने IPPs के अजीबो गरीब किस्म के मुआहदे किए कि IPPs को लाकर बैठा दिया, आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, हम आपको पैसा देंगे, हर महीने बिल आपको मिलेगा। और फिर पाकिस्तान की कैपेसिटी से दुगनी इस्तेमाल जितना हमें चाहिए था, हमें अगर 100 यूनिट चाहिए था तो इन्होंने 250 यूनिट बिजली बना दी पाकिस्तान में। अब वो सारे IPPs फारिग बैठे, उनको बिल हर महीने जा रहा है और जा कहां से रहा है? पाकिस्तानियों की जेब से। और वो कमीशन किसको दे रहे हैं आप बेहतर समझते हैं। तो शरीफों ने और जरदारियों ने मिलकर जो एनर्जी की प्राइसेस बढ़ाई पाकिस्तान में LNG और बिजली के जरिए से, LNG के मुआहदों और IPPs के जरिए से, उनकी वजह से पाकिस्तानियों की कमर टूट गई। पाकिस्तान की इंडस्ट्री मुकाबला करने से बाहर हो गई। और अब हालात यह है कि अगर आप सब्सिडी ना दें तो इंडस्ट्री चल नहीं सकती। यानी आप अरबों डॉलर या अरबों रुपया आप देते रहेंगे तो आपकी इंडस्ट्री चलेगी, अदरवाइज आपकी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। ज्यादातर इंडस्ट्री पाकिस्तान की बंद हो रही है। मैं बहुत मोहतात भी बात करूं तो 25 से 30% टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी खत्म हो गई है। किसान आपका पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब बची कुची इंडस्ट्री को और कारोबारी हजरात को बचाने के लिए, देखिए सबको तो PIA तोहफे में नहीं दे सकते ना, ये सबको तो ये बड़े बड़े अपनी जो सरकारी महकमे वो तोहफे में नहीं दे सकते। बाकी लोगों ने तो मेहनत करके पैसे कमाने हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि पाकिस्तान में LNG और IPPs वाले गंद की वजह से ये इतना महंगा हो गया पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन करना कि जो सनतकार हैं वो भागना शुरू हो गए। अब उन्हें रोकने के लिए ये IMF से दोबारा दरखास्त करेंगे कि जनाब हम 2000 अरब का कोई एक रिलीफ पैकेज देना चाहते हैं सनतकारों को, हमें ये देने दिया जाए। हालात इनके पता क्या है, इन्होंने जिस नौयत के मुआहदे किए उसके बाद पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो ये एक खबर आप देखिए कि बिजली के शोबे में 800 अरब रुपए की मनफी इक्विटी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट आई है। ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया नादरीन। और 6 बिजली की तकसीम कार कंपनियां मुसलसल उनको नुकसान हो रहे हैं, बिजली चोरी नहीं रोक पाए ये, और सर्कुलर डेथ जो है वो बढ़ता हुआ बोझ बनता जा रहा है। इस वक्त तक जो पावर सेक्टर के कुल वाजिबात हैं, पावर सेक्टर के कुल वाजिबात इस वक्त तक 9.2 खरब यानी 9200 अरब तक पहुंच गए हैं। ये इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ पिछले 15-20 साल में। जरदारी साहब आए, उन्होंने जनाब राजा रेंटल साहब तबाहियां फेर दी उन्होंने।
नून लीग ने उनको नाम दिया था, फिर खुद आए, फिर भी वही काम किया। ऐसे आईपीपीएस के मुआहदे किए कि बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत को ऐसा टीका लगाया कि आज 9,200 अरब आपको डायरेक्टली देना है। ये आपके जिम्मे सिर्फ वाजिबात हैं पावर सेक्टर में, ये इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, अब क्योंकि तीरा में ऑपरेशन हो रहा है तो बाजोड़ पे भी तवज्जो आएगी। बाजोड़ में पहले भी ऑपरेशन हुए हैं, बार बार हुए हैं। बाजोड़ का मामला यह है कि वहां पे बहुत कीमती मादनियात है, शानदार किस्म की मादनियात है। तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बेशक नौजवान है लेकिन बहुत तजर्बाकार है। ये जनाब गए और जाके इन्होंने बाजोड़ के पार्लियामेंटेरियंस, कौमी मशरान और अमायदीन पर मुश्तमिल एक जरगे से इन्होंने जाके मुलाकात की। और ये जो जरगा बैठा बाजोड़ के हवाले से, इसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने गौर किया और जो लोगों के मकानात को, लोगों के दुकानों को, लोगों के कारोबार को जितना भी नुकसान हुआ है उसके अजाले के लिए यहाँ पे तजावीज़ पेश की गई। लेकिन अब बारी बारी सबकी बारी, मैं बार बार ये कहता हूं, जब एक इलाके में ऑपरेशन हो रहा होता है तो दूसरे इलाके के लोगों को लगता है कि हम पे ऑपरेशन नहीं आएगा। नहीं जी, बारी बारी सबकी बारी। जहां जहां वसाइल होंगे वहां वहां पे मसाइल आएंगे, जहां जहां पे मादनियात होंगी वहां वहां पे लड़ाई पहुंचेगी। देखें ना, वेनेजुएला में क्या था, लड़ाई पहुंच गई ना। क्यों पहुंची? मादनियात हैं, तेल है। ईरान में, इराक में, लीबिया में क्या था? तेल था ना, लड़ाई पहुंच गई। इसी तरह दुनिया में जहां जहां पे वसाइल हैं वहां पे मसाइल खुद ही पहुंचेंगे, और यही तरीकाकार है, यही तरीका वारदात है। अब देखें ना, यहां पे ग्रीनलैंड के अंदर इस वक्त एक फड्डा पड़ा हुआ है बेहतरीन दोस्तों के अंदर। ये वो ममालिक हैं जो नेटो के अंदर एक शानदार इत्तेहाद के अंदर रहे। इन्होंने दुनिया में जहां चाहा इन्होंने अटैक किया और जो मकासद इनको दरकार थे इन्होंने अपने अचीव किए। लेकिन आज उनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट है, वजह ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड में क्या है? मादनियात, वसाइल। तो वसाइल के हुसूल के लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। अचकज़ई साहब ने चंद बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, मैं चाहूंगा कि आपके साथ जरूर शेयर करूं। उन्होंने कहा जी, इस तमाम सूरत हाल का वाहिद हल जो है, ये कराची के अंदर क्योंकि एक तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा इस तमाम सूरत हाल का वाहिद हल जमहूरियत है। हमें ऐसी जमहूरियत चाहिए जहां छोटी कौमें भी बोल सकें, जहां इख्तलाफ राय को जुर्म ना समझा जाए, जहां नाइंसाफी घरों को उजाड़ने की बजाय इंसाफ खुशहाली लाए। नाइंसाफी भाइयों को लड़ा देती है, मुआशरे को तोड़ देती है और बदएतमादी को जन्म देती है। किसी ने दुरुस्त कहा था कि पाकिस्तान कौमों का एक कैद खाना बन चुका है, पिंजरा है, चाहे वो सोने का हो या जवाहरात से सजा हुआ हो, पिंजरा आखिर पिंजरा ही होता है। आजादी के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। फिर अचकज़ई साहब ने कहा कि अंग्रेजों ने सड़कें भी बना दी थी, रेलवे भी बना दिए थे, तालीमी इदारे भी बना दिए थे, मगर फिर भी हम गुलामी पर इनको तकलीफ को इनकी समझो। लेकिन वो क्या समझाएगा, उसका अपना इदारा जो है मरीम नवाज के फ्लैक्स सीधे करने पे लगा हुआ है आजकल। तो उन्होंने क्या करना है, यानी इससे पहले हम देखते थे फौज को काम करते हुए, लेकिन अभी मरीम नवाज के फ्लैक्स फौज सीधे कर रही है। ये दिन भी फौज ने देखना था। मेरे बहुत सारे फौजी दोस्त हैं, वो बेचारे इसके ऊपर बड़े सीख पाए। मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा यार किधर लाके खड़ा कर दिया हमें, ये हमारा काम तो नहीं है ना, मरीम नवाज के फ्लैक्स हम सीधे कर रहे हैं, ये तो यूनिफॉर्म की तौहीन है, ज्यादती हो रही है। तो मैंने कहा ये क्यों करते हो? फिर उसने कहा यार बेचारे सिपाही का क्या दिमाग होता है, वो तो जो देखता है वो उसको फॉलो करता है। वो देख रहा है ऊपर से यही काम चल रहा है तो आगे भी यही काम चल रहा है, अब क्या करे। हालात इनके ये है कि इन्होंने जानवरों के चारे के ऊपर मरियम नवाज का फोटो लगा दिया, और भाई उधर किसी कट्टे बच्चे का लगाना था, किसी बच्ची का लगाना था, गाय भैंस का वहां पे आपने लगाना था फोटो कि ये चारा गाय भैंसों के लिए आया, उधर भी चुप के मरियम नवाज का फोटो लगा दिया। भाई मस्जिद एक ऐसी जगह, औरत आगे खड़ी हो जाए तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते, वहां मरियम नवाज का फोटो मस्जिद में भी चिपका दिया कि जनाब ये मस्जिद है, नीचे बुक कमिश्नर का और ये वो सारा लिखा हुआ है। तो मस्जिद के ऊपर भी मरियम नवाज का फोटो चिपका दिया। अपना फोटो चिपकाने का जो शौक है ना, वो ये बता रहा है कि ये लोग ज़हनी मरीज हैं, इनको इलाज की जरूरत है। इनको इख्तिदार दे दिया पकड़ के एस्टेब्लिशमेंट ने, इन्हें तो अब इस वक्त इलाज मिलना चाहिए था, इन्हें लाके इख्तिदार में बिठा दिया। कैसी ज्यादती की है इनके साथ, और कौम के साथ उससे बड़ी ज्यादती की है। नाज़रीन एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि ये बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। सबसे पहले गंडापुर ने बढ़के मारी थी, फिर ख्वाजा आसिफ ने, फिर मुसद्दक मलिक ने, फिर हुकूमत के और बहुत सारे लोगों ने,
फिर टिकटॉकनियों ने और उसकी मालकन ने सब ने मैदान में आके बढ़ के मारी थी कि जनाब हम ये अवाम के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे, ये हम अपने इलाके डबो देंगे, अवाम को बचाएंगे, ये जो दरिया के अंदर तजावजात हैं ये ख़त्म होनी चाहिए, ये जो गैर कानूनी सोसाइटियाँ बनी हुई हैं ये नहीं बननी चाहिए। किसी एक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। पाकिस्तान डूब गया, पाकिस्तानी रुल गए, गरीब आदमी की फसलें रुल गई, चावल के दाने आपके पास नहीं है अब इस साल, बेड़ा गर्क कर दिया चावल की फसल का पकड़ के इन्होंने, सिर्फ दरियाओं के रास्ते बंद कर करके। ये पानी दरियाओं के रास्तों से जाना चाहिए था ना। ये जो आपने सोसाइटियां बनाए बंद बंद आपने अजीबो गरीब दरियाओं का रुख मोड़ दिया, वो क्या पानी फिर देहातों में सैलाब आ गए तो पूरे के पूरे इलाके रुड़ गए हैं और इनकी फैक्ट्रियां महफूज हैं, इनकी सोसाइटियां महफूज हैं। ये कहते हैं हम ये नहीं होने देंगे। तजावजात के खिलाफ इन्होंने बढ़ के बड़ी मारी हैं, लेकिन एक भी बंदा, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। गंडापुर ने कहा मैं हटाऊंगा सारी तजावजात। वो एक होटल के ऊपर एक दीवार गिराने पे गंडापुर को मिलके उनके साथ खुशगपियां लगानी पड़ी अमीर मुकाम के साथ। यहां अलीम खान जिसने दरिया के बीच में सोसाइटी बनाई, जिसको गिरफ्तार होना चाहिए था, इस वक्त उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए था, वो मरियम नवाज के साथ कश्ती में झूले ले रहा था। अंदाजा करें आप। और मुझे तब समझ आई कि दरिया रावी में कर क्या रहा है। वो लोगों ने बताया कि जनाब बांध तोड़ दिए हैं अपनी सोसाइटी बचाने के चक्कर में, फिर भी सोसाइटी में पानी घुस गया, लोगों का करोड़ों अरबों का सामान ज़ाया हो गया, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। भैया एनओसी भी कैंसिल कर दो, कोई मुकदमा ही दर्ज कर लो, किसी को गिरफ्तार ही कर लो, लेकिन ये सिर्फ सियासत करेंगे। इस वक्त ये बातें चीतें की जाएंगी, दिहाड़ियां लगाई जाएंगी और फिर ये अपने अपने काम पे लग जाएंगे। इन्हें लगता है कि पाकिस्तानी भूल जाएंगे, जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम पाकिस्तानियों को भूलने नहीं देंगे। ये बातें हम बार बार याद दिलाएंगे और ये बातें याद रखनी पड़ेंगी। नादरीन, इमरान खान साहब को आज भी उनकी बहनों से नहीं मिलने दिया गया, उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। खास तौर पे उन्होंने जो आखिरी ट्वीट किया उसके बाद बड़ा सख्त मैसेज दिया जा रहा है। उनके दोनों भांजों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके बेटों को वीज़ा इशू नहीं किया जा रहा, जेल के अंदर उनकी अपनी हालत ख़राब है। आज एक मेडिकल रिपोर्ट भी आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मरी प्लान के बाद ऐसा लगता है कि अब चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं। मरी प्लान जो है वो एक्सटेंशन का एक प्लान है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन किस तरीके से देनी है, क्या 2 साल आगे बढ़ाने हैं या नई एक्सटेंशन देकर 5 साल मजीद देने हैं, 2027 तक बढ़ाना है या 2030 तक बढ़ाना है, करना क्या है और उसके बदले में हासिल क्या करना है। यानी इमरान खान से छुटकारा शरीफ खानदान का एक बड़ा मुतालबा है। तो क्या वो उन्हें दे पाएगी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक्सटेंशन के बदले में? ये चीज़ें ऐसा लगता है अब तय हो गई हैं। उसके बाद इमरान खान साहब की मुलाकातें बहुत बुरी तरह बंद हैं, उनके भांजे उठा लिए गए हैं। सैलाब के बावजूद जो है वो मुलाकात रोकने पर तवज्जो मरकूज है। अडयाला के बाद आज मुलाकात वाला दिन था, वहाँ ड्रामा लगा रहा सारा दिन, फिर इन्होंने नहीं मिलने दिया। कारकुन भी एहतजाज करते रहे। इमरान खान की बहनें अकेली वहाँ दीवार पे बैठी रहीं शाम तक कि हमारे भाई से मुलाकात करवा दो, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। फिर आज कुछ वहाँ पे सहाफ़ी ऐसे थे जिनसे बड़े सख्त सवालात उन्होंने किए अलीमा खानम से। सियासी नौयत के भी थे, दीगर भी थे। मरे हुए को मारना बड़ा आसान होता है, वो जर्नलिस्ट हैं, मेरे कुलीग हैं, लेकिन दबाव बहुत होता है जर्नलिस्टों पे भी, मैं जानता हूँ अच्छी तरह। एस्टेब्लिशमेंट बहुत दबाव डालती है। तो बड़े ऐसे सवाल किए गए कि इमरान खान नाम लेके क्यों तनकीद करते हैं इदारों के ऊपर, वो नाम लेता है इदारों का। तो उन्होंने कहा ये क्या है, आसिम मुनीर का नाम लेता है ना, तो इसमें क्या है, वो साबिक वज़ीर आज़म है, उसे कैद तन्हाई में रखा हुआ है, ये ज़्यादा बड़ा जुर्म है। और ये कौन कर रहा है, आसिम मुनीर ही कर रहा है, उन्होंने ये कहा। तो अलीमा खानम ने दोबारा से डट के उस पर तनकीद कर दी आसिम मुनीर पे और खुलकर उसके बारे में बात कर दी। अब साबिक वज़ीर आज़म को डाला हुआ है कैद तन्हाई में और उन्हें मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी जा रही। मैं याद दिला दूं कि गंडापुर साहब ने 12 जुलाई या एग्जैक्टली 12 जुलाई का दिन था जब गंडापुर साहब ने यह दावा किया था कि 90 दिन बाद या तो इमरान खान रिहा हो जाएगा या फिर हम सियासत छोड़ देंगे। तो गंडापुर साहब को मैंने सिर्फ ये बताना था कि 12 जुलाई से 12 अगस्त और अब सितंबर की 2 तारीख आ गई है, लिहाजा आपके बाकी रह गए हैं 38 दिन। तो 38 दिन जो है उनमें गंडापुर साहब या तो आप सियासत छोड़ देंगे, जो आपने खड़े होकर बहुत बड़ा दावा किया था, डेडलाइन दी थी अपने आप को, या फिर इमरान खान साहब बाहर होंगे। तो मैंने उस वक्त कहा था कि इनके पास 3 महीने के बाद कोई और बहाना होगा कि ये ना होता तो इमरान खान छूट जाता, वो ना होता तो इमरान खान छूट जाता, ये मेरी बात मान लेता तो इमरान खान छूट जाता। तो बड़े बड़े इन्होंने दावे पहले भी किए, बड़ी बड़ी
بڑھ کے ماری ہیں. وہ 12-14 کلپ ہے میرے پاس. کسی دن آپ کو سناؤں گا کہ گنڈا پور نے کیسے عمران خان کو چھڑانے کے دعوے کیے اور پھر کیا کیا. بہرحال عمران خان صاحب کی میڈیکل ایشو کے اوپر ایک رپورٹ آئی ہے اور یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ حیران کن انکشاف ہے اس کے اندر، جس کے مطابق پہلی بار پیمز میڈیکل بورڈ نے کان اور دانت کے حساس ہونے کی بنیاد پر سپورٹیو مینجمنٹ تجویز کی ہے عمران خان کے لیے. 2024 سے انہیں چیک کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کے جو اپنے ڈاکٹر ہیں جولائی 2024 میں انہوں نے جیل کا آخری وزٹ کیا تھا اور اب تک 15 سے زیادہ مختلف ڈاکٹر انہیں چیک کر چکے ہیں. لیکن یہاں پہ ایشو ہے. دیکھیں عمران خان شکایت نہیں کرتا، وہ جسمانی لحاظ سے خود کو مضبوط رکھنے میں کامیاب رہے ہیں عمران خان صاحب، لیکن ان کے کان اور دانت کا ایشو بڑھ رہا ہے. اب اسے آپ بغیر سپورٹ کے قابو رکھنے میں اس عمر میں کامیاب نہیں ہوتے، یہ مشکل ہوتا ہے. لہذا ڈاکٹر بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کرنا پڑے گا، لیکن عمران خان کی ہمت کو داد دینی پڑے گی کہ دانت اور کان یہ دو ایسی دردیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ درد کسی کو بھی نہ ہو، بڑی شدید درد ہوتی ہے. جسے کبھی دانت میں درد رہا ہونا یا کان کا درد ہو جائے رات کو تو اس کو آئیڈیا ہے کہ کتنا خوفناک درد ہوتا ہے. میرے کیونکہ بہت کم کبھی لیکن کان میں درد ہوتا ہے. یہ میں نے ISI والوں کو بھی کہا تھا. میں نے کہا جس دن میرے کان میں درد ہو جائے گی نا اس دن آپ سب کو لگ پتا جائے گا، کیونکہ میرے 2-3 مہینے میں ایک آدھ دفعہ کان میں درد ہوتی ہے. تو وہ ایسی درد ہوتی ہے کہ بندہ دورا ہو جاتا ہے. تو یہ میرے عمران خان صاحب کی میں ہمت کو داد دیتا ہوں کہ وہ پھر بھی شکایت نہیں کرتے، وہ اس طرح سے نہیں کہتے. ان کے دانت اور کان دونوں میں درد ہے، وہ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر بتا رہے ہیں بڑی حساسیت ہے، پرابلم ہے. اور اس کے اوپر باقاعدہ رپورٹ آئی ہے کہ ان کو اب چاہیے ہوگی سپورٹیو مینجمنٹ. بہرحال دیکھیں یہ حکومت کیا کرتی ہے. عمران خان صاحب کے اپنے ڈاکٹروں کو تو ملنے نہیں دیا جا رہا. اب عمران خان تو چلے پاکستان تحریک انصاف کے بانی ہے نا، یا بانی ہے پاکستان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. جس نے بھی پاکستان کے ساتھ اچھا کیا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اسے نشان عبرت بنایا. یہ ایوان صدر میں یہ ان کی جو ایک آفیشیل سوشل میڈیا ہے زرداری صاحب، وہاں آپ یہ دیکھیں قائد اعظم کا فوٹو غائب ہے. اب اس میں نا ایک قانون خود بل لے کر آئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی، جس کے مطابق 50,000 روپے جرمانہ اور 5 مہینے کی قید تھی سرکاری دفتر سے قائد اعظم کی فوٹو ہٹانے پر. تو یہ تو سب سے بڑا سرکاری دفتر ہے پاکستان کا. تو قائد اعظم کو یہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ قائد اعظم کو جو ہے فیڈ آؤٹ کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ نوٹ کے اوپر سے قائد اعظم کا فوٹو اتار کے تو ان کی تصویر لگا دیں گے، شریف خاندان کے، زرداری خاندان کے، اور ان لوگوں کو لیڈر بنا کے پیش کر دیں گے. ایسا دکھائی دیتا ہے، ایسا لگتا ہے شاید یہ کر گزریں گے. یہ کام بھی یہ لوگ کر لیں گے، کوئی پتہ نہیں ان کا. یہ فراڈ میں کسی بھی لیول تک جا سکتے ہیں. ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنے ایک بدزبانی کرنے پر ملازم کو فارغ کر دیا ہے. یہ مریم نواز اور عطا تارڑ وغیرہ کی چوائس تھے، اور یہ صاحب کافی لمبے عرصے سے، کیونکہ جب میں نے یہ خبر پڑھی تو پھر میں نے کہا مجھے بتائیں انہوں نے کیا کیا. تو مجھے پتا چلا کہ انہوں نے کافی لمبے عرصے سے خواتین کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے خاصی بدزبانی کی ہے، اور بڑے جو ہے وہ بلو دا بیلٹ یہ الفاظ استعمال کرتے رہے ان لوگوں کے لیے. لیکن اس بار انہوں نے غلطی سے پاکستان پیپلز پارٹی کو چھیڑ دیا اور سندھ کے عوام پہ انہوں نے کچھ ایسے جملے کس دیے، وہ بندر کہہ دیا، کوئی ان کے بارے میں کچھ ان کو منہ چڑھا دیا، تھوڑا عجیب سی ایکٹنگ کر دی بندر کی. تو اس کی وجہ سے انہیں فی الحال فارغ کر دیا گیا. لوگ کہتے ہیں تنخواہ ان کو ملتی رہے گی شاید، لیکن یہ بندہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک کالا چینل ہے، وہاں پہ بھی پروگرام کرتا ہے. تو آپ اسٹیبلشمنٹ کی اور موجودہ حکومت کی چوائس آپ چیک کر لیں. جو گالی دے، بدتمیزی کرے، نفرت پھیلائے، خواتین کی توہین کرے، گندے الفاظ استعمال کرے، انہیں یہ کہتے ہیں جی اثاثہ ہے ان کا. اب اگر پیپلز پارٹی کو نہ چھیڑتا تو یہ بندہ ابھی بھی ٹی وی پہ ہوتا. جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی کیا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. مجھے میری ٹیم کے لوگ بتا رہے تھے اس سے 10 گنا ان صاحب نے باقی لوگوں کے ساتھ کیا. افسوسناک ہے، ایسے لوگوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے لیے گنجائش نہیں ہونی چاہیے. آپ جرنلزم کر رہے ہیں، آپ اس طرح کی چیزیں تو نہ کریں جس سے آپ یعنی آپ آواز اٹھائیں تو حق کے لیے اٹھائیں نا. جو لوگ بیچارے ظلم برداشت کر رہے ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیں. تو بہت ہی عجیب حرکت کی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومت کا ریئیکشن صرف اس لیے آیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہو گئی. لیکن یہ معافی شافی ہو جائے گی، مجھے اس بات کا آئیڈیا ہے، اور یہ جلدی ہو جائے گی. ناظرین، ایک پنگا نیا پڑ گیا ہے اور وہ ہے کالا باغ ڈیم کا. اس میں گنڈا پور صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا حیران کن کالا باغ ڈیم کے حوالے سے، اور آؤٹ آف دا وے ہی آ گئے. وہ یہ نہیں کسی نے ان سے یہ بات بھی نہیں ایسے کی تھی، لیکن وہ آ گئے گنڈا پور صاحب. انہوں نے کالا باغ ڈیم کے اوپر بتایا جی میں نے تو وہاں بھی بات کی، وہاں بھی بات کی. تو اب اس کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگ صفائیاں دے رہے ہیں.
اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ گنڈا پور کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، پی ٹی